round robin scheduling is used in a time sharing system. In fact, we can say कि जितने भी आपके इंटरैक्टिव सिस्टम्स होते हैं, लाइक आप जो भी सिस्टम यूज करते हो सारे इंटरैक्टिव्स हैं, तो ऑल द इंटरैक्टिव सिस्टम्स यूजेस राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग. राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में होता क्या है, जो हमने टाइम शेयरिंग सिस्टम के टाइम पे आपको पढ़ाया था, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फैशन पे काम करता है. कि मान लो अगर आपकी ये शेड्यूलिंग है फॉर क्यू है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस पड़े हैं P1, P2, P3 एंड सो ऑन, नंबर ऑफ प्रोसेसेस पड़े हुए हैं. नाउ शेड्यूलर क्या करेगा, यहां से प्रोसेसेस को शेड्यूल करेगा, सेलेक्ट करेगा, डिस्पैच करेगा. सीपीयू क्या करेगा, उस प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम तक के लिए असाइन होगा. फॉर एग्जांपल, अगर मान लो किसी हमने टाइम क्वांटम 2 सेकंड के लिया, तो कोई भी प्रोसेस कॉन्टिन्यूअसली सीपीयू को 2 माइक्रोसेकंड, 2 सेकंड या जो टाइम क्वांटम की यूनिट है, उतने टाइम के लिए ही सीपीयू उस प्रोसेस को एक्सेस करेगा, उतने टाइम के लिए सीपीयू प्रोसेस को अलोकेटेड रहेगा. नाउ अ प्रोसेस के पास 2 ऑप्शंस होंगे, वेदर उसकी टाइम क्वांटम में कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाए तो एग्जिट कर जाएगा. अगर टाइम क्वांटम एक्सपायर कर जाएगा, अगर टाइम क्वांटम एक्सपायर कर गया, आई मीन 2 सेकंड पूरे हो गए और प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो क्या होगा, वो प्रोसेस बैक में जाकर के पीछे अटैच हो जाएगा. इसी जो आपकी क्यू थी जहां प्रोसेसेस पड़े हुए थे, उसमें बैक में जाकर के पीछे अटैच हो जाएगा. क्लियर? इस कॉन्सेप्ट पे आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग वर्क करेगा. नाउ एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए जाएंगे. अच्छा, एक चीज इसमें ये बताते क्लियर कर दें कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग आपका टाइम शेयरिंग सिस्टम पे वर्क करता है. एंड राउंड रॉबिन में इज इट नॉट नेसेसरी टू कंप्लीट वन प्रोसेस, एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस टू कंप्लीट. जरूरी नहीं कि एक प्रोसेस जिसको सीपीयू मिला पूरा पूरा एग्जीक्यूट कर ले. इसमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फोकस टू ऑन द रिस्पांस टाइम. रिस्पांस टाइम इन द सेंस फर्स्ट टाइम सीपीयू को प्रोसेसेस को सीपीयू कब अलोकेट हो रहा है, तो इसमें बेसिकली रिस्पांस टाइम पे ज्यादा फोकस रहता है. ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू कंप्लीट वन प्रोसेस एंड देन स्टार्ट अनदर, रादर देन बट टू बी रिस्पांसिव एंड डिवाइड टाइम स्लाइस ऑफ द सीपीयू among processes in the ready state. नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो भी रेडी स्टेट में पड़े हुए हैं, उन पे हम टाइम स्लाइस लगा देंगे, टाइम क्वांटम दे देंगे कि हर एक प्रोसेस को इतने टाइम के लिए प्रोसेस सीपीयू मिला हुआ है, या तो उतने टाइम में कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर लो. अगर कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो तो फिर क्या होगा, टाइम क्वांटम एक्सपायर करेगा. जब अगली बार जब तुम्हारा टर्न आएगा तब अपने आप को एग्जीक्यूट करना. एक लाइव एग्जांपल देते हैं इसका राउंड रॉबिन का. सपोज फॉर एग्जांपल क्या होता है, मान लो आपकी क्लास लेनी है. आपकी क्लास सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है, शाम को मान लो 5 बजे तक चलती है. ठीक है, मान लो मेरा सेकंड लेक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेरा सेकंड लेक्चर है और मैंने शेड्यूलिंग पढ़ाना स्टार्ट किया. राइट, मैंने 10 से 11 में 1 घंटे में मैं एफसीएफएस पढ़ा चुका. एसडीएफ का थोड़ा सा पोर्शन मैंने पढ़ाया. अब एसडीएफ का जैसे 11 बज जाएगा, उसके बाद तो नेक्स्ट फैकल्टी की क्लास होगी ना. नेक्स्ट फैकल्टी मतलब नेक्स्ट प्रोसेस को आकर के एग्जीक्यूट होना है, यानी उसको आकर पढ़ाना है. तो मैं क्या करूंगा, मेरा टाइम क्वांटम एक्सपायर कर गया, मेरा टाइम लिमिट एक्सपायर कर गया, मेरा जैसे 11 बजेगा मेरी क्लास ओवर हो जाएगी ना. अब अगर मेरी क्लास ओवर, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस का टाइम आएगा, नेक्स्ट फैकल्टी का टाइम आएगा क्लास लेने का. तो मैं क्या करूंगा, मैं जाकर के पीछे टेल में अटैच हो गया. टेल मतलब मेरा जो आपका आज का शेड्यूल है, उस शेड्यूल का जो मेरा नेक्स्ट शेड्यूल आएगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा ना. वही चीज है, प्रोसेस अगर अपने टाइम क्वांटम में कंप्लीट कर लेगा तब तो वो कंप्लीटली एग्जिट कर लेगा. कंप्लीटली एग्जिट मतलब अगर उसने अपना टॉपिक पूरा पूरा पढ़ा लिया तब तो टॉपिक खत्म हो जाएगा. अगर वो टॉपिक पूरा पूरा पढ़ा नहीं पाया और उसके लेक्चर का टाइम ओवर हो गया, वो उस केस में क्या होगा, फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर का वेट करेगा, अपने नेक्स्ट स्लॉट का वेट करेगा. क्लियर क्लास? लॉजिक क्लियर है राउंड रॉबिन का? एनी डाउट? क्विकली रिस्पॉन्ड करिए. एनी डाउट? ओके, सो लेट्स सी इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे. Again, suppose we have a process.
arrival time and burst time. Suppose we have 5 processes P0, P1, P2, P3, P4, and arrival time is 0, 1, 2, 3, 4, and burst time is 5, 3. These are the burst time, right? Now we have to calculate average waiting time using round robin scheduling. Now let's see कैसे क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है. सबसे पहले क्या करना है, गैंट चार्ट बनाना होगा. गैंट चार्ट बना देते हैं. थोड़ा सा फोकस करना क्वेश्चन पे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. देखो ये हमारी मान लो रेडी क्यू है, जहां पर प्रोसेसेस वेट करते हैं फॉर द लोकेशन ऑफ सीपीयू. अब देखो टाइम t इक्वल टू 0 पे प्रोसेस P0 है, टाइम t इक्वल टू 0 पे प्रोसेस P0 आ गया, राइट. अब मान लो हमने इस क्वेश्चन में टाइम क्वांटम की वैल्यू 2 ले रखी है. टाइम क्वांटम मेरा 2 है, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है. टाइम क्वांटम मेरा 2 है. टाइम t इक्वल टू 0 पे प्रोसेस P0 रेडी क्यू में है. तो अब अगर एक सिंगल प्रोसेस है तो सीपीयू तो उसको मिलना ही मिलना है, सीपीयू इसको मिल गया. अब ये कितनी यूनिट अपनी कंटिन्यू एग्जीक्यूट करेगा, 2, बिकॉज टाइम क्वांटम की वैल्यू 2 है. 2 ऑप्शन है टाइम क्वांटम में, या तो पूरा पूरा एग्जीक्यूट हो जाए, या अगर पूरा एग्जीक्यूट ना हो पाए तो जाकर के बैक में अटैच हो जाए. वही पॉसिबल केसेस थे, तो इसने अपने 2 एग्जीक्यूट कर लिए. नाउ अब देखो सबसे पहला नंबर किसका आया था, P0 का. जब तक इसने अपने 2 एग्जीक्यूट किए तब तक ये दोनों प्रोसेस आ चुके होंगे. भाई P1 का अराइवल 1 पे हो रहा है, P2 का अराइवल 2 पे हो रहा है, तो ये दोनों प्रोसेस क्यू में आ चुके होंगे. P1 भी आ गया होगा, P2 भी आ गया होगा. ये 1 पे आया है, ये 2 पे आया है. या हम ये कह रहे हैं हमारा प्रोसेस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, P0 पहले पे था, P1 P2 और आ गया. यहां तक किसी को डाउट, किसी को डाउट यहां तक क्लास, एनी डाउट्स? क्लास एनी डाउट? ओके, तो जब तक टाइम मेरा 2 कंप्लीट हुआ, ओके एक्सप्लेन दिस वंस अगेन. ओके देखो टाइम t इक्वल टू 0 पे प्रोसेस P0 क्यू में आया हुआ है, तो प्रोसेस P0 को सीपीयू मिल गया. अब टाइम क्वांटम की वैल्यू है 2, यानी अपना 2 तो कंटिन्यू प्रोसेस P0 एग्जीक्यूट कर लेगा. जब ये अपना 2 पूरा कंटिन्यू एग्जीक्यूट करेगा तो 2 टाइम पूरा होते होते देखो प्रोसेस P1 आ चुका होगा क्योंकि इसका अराइवल 1 पे है, प्रोसेस P2 आ चुका होगा क्योंकि इसका अराइवल 2 है. तो 2 प्रोसेस मेरे क्यू में आ चुके हैं, P0, P1 एंड P2. ये इनका आने का सीक्वेंस है, पहले P1 आया होगा फिर P2 आया होगा, राइट. अब क्या P0 पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ है? नहीं हुआ है, बिकॉज़ इसके 5 थे, इसने 2 एग्जीक्यूट किए हैं. तो अभी इसके बचे कितने हैं? अभी इसके 3 बचे हैं ना यहाँ पर. और राउंड रॉबिन क्या कह रही है, अगर कोई प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट ना हो तो वो जाकर क्या तो टेल में अटैच हो जाता है. अब देखो यहाँ पर गलती क्या करते हैं लोग क्वेश्चन में, जनरली गलती लोग ये करते हैं सारे प्रोसेसेस को लिख लेंगे और P4 के बाद अटैच कर देंगे. लेकिन देखो जब यहाँ से कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, जब अगले प्रोसेस का नंबर आएगा तो भाई अभी तक केवल क्यू में 3 ही प्रोसेस है, P0, P1, P2. तो जो टेल में अटैच होगा वो यहाँ पर जाकर अटैच होगा. जो मेरा प्रोसेस P0 था भाई, उस समय के जितने एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं उनकी टेल में अटैच होगा ना. प्रोसेस P3 P4 तो भी आया ही नहीं है, जब ये आएगा तब देखा जाएगा, राइट. तो P0 जैसे इसका टाइम क्वांटम, your voice is not clear, okay, is it fine? No, is it fine? ओके ओके ओके. तो मैं ये कह रहा था कि भाई जब टाइम t इक्वल टू 2 पे जब प्रोसेस P0 पूरा पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, टाइम क्वांटम एक्सपायर कर गया है, तो ये प्रोसेस P0 टेल में जाके अटैच होगा. अब टेल में इस समय पर्टिकुलर टाइम तक t इक्वल टू 2 तक
कौन कौन प्रोसेस थे सिस्टम में, P1 और P2, तो उनकी टेल में P0 जाकर के अटैच हो गया। यहां तक क्लियर है? नाउ इस P0 ने अपना पार्शियल एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया और जाकर के टेल में अटैच हो गया, राइट। अब इसके बाद अगला नंबर किसका आएगा, प्रोसेस P1 का। प्रोसेस P1 आया, वीडियो इज बफरिंग, ओके। So now after P0, P1 will get the CPU. Now what will happen? Process P1 will complete up to their time quantum limit. Time quantum की लिमिट कितनी है, 2, तो ये अपने 2 एग्जीक्यूट करेगा, 4 हो जाएगा, राइट। इसके थे कितने, 3, इसने अपने 2 कंप्लीट कर लिए, यहाँ पर 1 बचा। अच्छा, अब जब तक इसके 4 कंप्लीट होंगे तब तक देखो प्रोसेस P3 और P4 आ चुके होंगे सिस्टम में, क्योंकि प्रोसेस P3 3 पे आ रहा है, अराइवल टाइम 3 है ना उसका, 3 सेकंड पे आ रहा है। अराइवल प्रोसेस P4 जब टाइम 4 होता रहेगा, यानी यहाँ पर प्रोसेस P3 और P4 भी आ चुके होंगे। यहां तक किसी को डाउट? नाउ अब ये देखो, क्या प्रोसेस P1 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो रहा है? जी नहीं, बिकॉज प्रोसेस P1 का एक अभी बचा जा रहा है, और जब ये एक बच जाएगा तो ये क्या होगा, टेल में जाके अटैच होगा। अब टेल कहां होगी, P4 के बाद होगी, बिकॉज P3 P4 उससे पहले आ चुके हैं, तो P1 जाकर के यहां पर अटैच हो गया, ये P1 यहां से निकल के यहां चला गया, राइट। अब इसके बाद अगला नंबर किसका है, प्रोसेस P2 का। अब प्रोसेस P2 पे आया, प्रोसेस P2 ने देखो इसका जो टाइम है एग्जीक्यूट करने का वो एक ही है, यानी कि विद इन टाइम क्वांटम पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 4 से 5। अब यहाँ पर 4 से 2 एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे, बिकॉज ये टाइम क्वांटम में पूरा पूरा कंप्लीट हो जा रहा है ना भाई। अगर ये यहाँ पे 4 से 6 नहीं रखा जाएगा, बिकॉज इसका टाइम ही एक है एग्जीक्यूट करने का, इसको जो बर्स्ट टाइम है वो ही एक है, तो ये पूरा पूरा एग्जीक्यूट कर गया। अब जब ये पूरा पूरा एग्जीक्यूट कर जाएगा, तो अगर आपको डायग्राम याद होगा, उस केस में क्या डायरेक्टली एग्जिट करता था, यानी प्रोसेस P2 यहां से खत्म हो, प्रोसेस P2 खत्म। अगला नंबर किसका आया, प्रोसेस P0 का। फिर से प्रोसेस P0 आया। अब P0 एग्जीक्यूट कितना करना है, 3, टाइम क्वांटम कितना है 2, यानी ये अपने 2 एग्जीक्यूट कर पाएगा। इसने अपने 2 एग्जीक्यूट कर लिए, बचा कितना, 1 बचा भी इसका, राइट। अब जब ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, देन व्हाट विल हैपन, ये अगेन जाके टेल में अटैच हो जाएगा। टेल कहां पर है, यहाँ P1 पे है, P1 के बाद नंबर किसका जाएगा, P0 का। ये सीरीज यहां से कंटिन्यू हो रही है, P1 के बाद P0 आ गया। अब ये P0 मेरा यहां से निकल के पीछे चला गया। अब इसके बाद अगला नंबर किसका है, P3 का। P3 का कितना है, 2, यानी ये पूरा पूरा एग्जीक्यूट कर जाएगा, टाइम क्वांटम 2 है, इसका भी 2 है, इसने अपना पूरा पूरा एग्जीक्यूट कर लिया। 7 to 9, P3 यहां से खत्म, राइट। अगला नंबर किसका है, प्रोसेस P4 का। प्रोसेस P4 आया, P4 का कितना है, 3, एग्जीक्यूट कितना कर सकता है एक बार में, मैक्सिमम 2, इसने अपने 2 एग्जीक्यूट कर लिए, 1 बचेगा, 9 2 11 हो गया। अब जब ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, तो जहां टेल में जाके अटैच होना है, टेल कहां पर है, P0 पे, यहां जाकर के P4 अटैच हो गया, ठीक है। ये P4 यहां से निकल के इधर चला गया, टेल में आ गया। अब अगला नंबर किसका है, प्रोसेस P1 का। अब जब प्रोसेस P1 आएगा, P1 का बचा कितना था, 1 बचा था, तो 11 और 1 12 हो जाएगा, और ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर लेगा, प्रोसेस P1 खत्म। इसके बाद नेक्स्ट नंबर किसका है, प्रोसेस P0 का। P0 का कितना बचा था, 1 बचा था, ये भी अपना एक कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर लेगा, 12 से 13 हो गया, राइट। ये भी खत्म। प्रोसेस P4 का लास्ट में क्या होता है, प्रोसेस P4। वीडियो इज बफरिंग अगेन। So now the last one is, लास्ट में क्यू में कौन है, प्रोसेस P4। नाउ प्रोसेस P4 विल गेट द CPU। प्रोसेस P4 का बचा कितना था, 1 13 एंड 1 14। प्रोसेस P4 भी खत्म। नाउ एज सून एज ऑल द प्रोसेसेस विल कंप्लीट, आपका गैंट चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार अगर आपका गैंट चार्ट बन गया, उसके बाद तो सारे क्वेश्चन आप सारा प्रोसेस सॉल्व कर ही सकते हो, है ना। कैसे होगा इसके बाद आगे,
सबसे पहला काम क्या है, फिनिश टाइम। प्रोसेस P1 का फिनिश टाइम क्या होगा, प्रोसेस P1 का फिनिश टाइम, देखो प्रोसेस P1 फिनिश कहां पर हो रहा है, यहां पे फिनिश हो रहा है, दैट मींस 12। प्रोसेस P0 का फिनिश टाइम क्या है, 13। प्रोसेस P2 का फिनिश टाइम कहां है, ये है 5। प्रोसेस P3 का फिनिश टाइम कहां पर होगा, दिस वन 9। प्रोसेस P4 का फिनिश टाइम कितना होगा, 14, राइट। नाउ टर्न अराउंड टाइम TAT, TAT will be what, finish time minus arrival time। finish time कितना है, this one, arrival time क्या है, 13 minus 0, 12 minus 1, 5 minus 2, 9 minus 3, 14 minus 4, ये हो गया टर्न अराउंड टाइम। नाउ वेटिंग टाइम, फॉर्मूला क्या था, टर्न अराउंड टाइम TAT माइनस BT। BT कितना था, 5, 13 माइनस 5 8, 11 माइनस 3 8, 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 3 7, राइट। अब अगर एवरेज पूछ रहा है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, अगर TAT का एवरेज पूछा तो सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। अब भाई पूछिए जिसको जो डाउट हो, जिसके जो डाउट्स हो पूछिए। क्लास एनी डाउट्स, क्लास एनी डाउट। ओके सो सर 80 क्या है, 8 टी को एक मिनट मैं जरा क्वेश्चन रिपीट कर देख लूं। एट टी इज इक्वल टू 11, यहाँ पर एक क्वेरी आई है, एट टी इज इक्वल टू 11, P4 के बाद P1 क्यों एग्जीक्यूट होगा, वाई नॉट P0। P4 के बाद P1 क्यों एग्जीक्यूट होगा, वाई नॉट P0। देखो हालांकि मैंने डायग्राम रब कर दिया, अगर थोड़ा क्वेश्चन पहले पूछते तो मेरा एफर्ट थोड़ा सा बच जाता। चलो देखो क्या है, सबसे पहले P0 आया था, सबसे पहले P0 प्रोसेस था सिस्टम में। P0 अपने जब तक 2 एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि टाइम क्वांटम 2 था, तब तक P1 और P2 सिस्टम में आ गए थे, P1 P2 सिस्टम में आ गए थे ना। अब P0 कंप्लीटली तो एग्जीक्यूट हुआ नहीं था, तो ये क्या कहता है, ये चला गया था टेल में, यानी P0 मेरा पीछे आ गया था। इसके बाद P1 का नंबर आया था, P1 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ था, नहीं हुआ था, लेकिन जब तक P1 अपने 2 कंप्लीट करता तब तक 3 और 4 आ गए थे सिस्टम में, 3 और 4 सिस्टम में आ गए। इसके बाद P1 टेल में चला गया था। स्वप्निल यहां तक कोई डाउट, स्वप्निल यहां तक कोई डाउट, ओके। इसके बाद प्रोसेस P2 का नंबर आना था, भाई P1 पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, पीछे टेल में चला गया। इसके बाद प्रोसेस P2 का नंबर आना था, P2 का बर्स्ट टाइम कितना था, 1 था, तो ये पूरा पूरा कंप्लीट हो गया था, यहां से खत्म हो गया था। इसके बाद अगला नंबर किसका, P0 का आना था। अब जब P0 का नंबर आएगा, P0 के अभी भी 3 बचे थे, फिर ये पूरा पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, है ना। जब ये पूरा पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा तो ये फिर जाकर टेल में चला जाएगा, प्रोसेस P0 फिर से टेल में चला गया, ठीक। अब इस P0 के बाद P3 आएगा,
इस P0 के बाद P3 आया, P3 कितना था, दो पूरा पूरा एग्जीक्यूट कर लेगा। इसके बाद P4, P3 के बाद P4 को नंबर आएगा, P4 के कितने हैं, 3 थे, 3 में उसने 2 एग्जीक्यूट कर पाएगा, पूरा पूरा तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, यानी फिर से टेल में चला जाएगा, P4 यहाँ टेल में चला गया। अब देखो P4 के बाद देखो P1 आया हुआ है, इसीलिए P4 के बाद यहाँ पर T = 11 पे P4 के बाद P1 मिला हुआ है, क्योंकि P1 आपका जो है ये P1 क्या है, ये यहाँ से आया था टेल में, उस समय प्रोसेस P0 था ही नहीं टेल में, अगर P0 टेल में होता तो उसको मिलता, जब ये टेल में आया था उस समय P0 यहाँ पर था ही नहीं, P0 तो ऑलरेडी पहले लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पर P4 के बाद P1 को अलोकेट किया गया, P0 को नहीं किया गया। Swapnil, I hope your doubts is clear. और किसी का कोई डाउट है? Sir, what will happen if any process require an input and goes to wait state during its middle of execution time? Will its remaining execution time wasted, or it will be given to next process? Harshit, can you unmute yourself? Harshit, can you unmute yourself? Yeah, Harshit, raise your query. हर्षित, रेज योर क्वेरी। हेलो सर, मैं ये पूछना चाहता था कि जो रिमेनिंग एग्जीक्यूशन साइकिल है, जैसे इसमें क्वांटम जो है हमारे पास 2 है, तो जैसे कि फर्स्ट क्वांटम टाइम है उसने इनपुट चाहिए उसे, तो जो रिमेनिंग क्वांटम टाइम है उसका वो वेस्टेड होगा कि नेक्स्ट प्रोसेस को मिल जाएगा? ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम P2 = 1 P2 की बात करते हैं, तो P2 में क्या उसका बस्ट टाइम 1 था, तो यहां पर होता क्या है, टाइम क्वांटम कभी वेस्ट नहीं होता है, टाइम क्वांटम, इसको मैं रब कर दूं, चलो इतना पोर्शन तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, मैं यहां कोशिश करता हूं बताने की। जो आपका टाइम क्वांटम होगा, वो टाइम क्वांटम की जो भी वैल्यू होगी, एक पर्टिकुलर प्रोसेस उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए, मैक्सिमम उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी सीपीयू को अलोकेट हो सकता है। नाउ इट माइट बी पॉसिबल, ओनली 2 केसेस होंगे, या तो वो विद इन टाइम क्वांटम पूरा पूरा एग्जीक्यूट कर ले, ये 2 केसेस में हो सकता है, या तो जो प्रोसेस आया है उसकी वैल्यू टाइम क्वांटम के इक्वल हो, फॉर एग्जांपल P3 2 था, 2 के इक्वल था, या उसकी वैल्यू टाइम क्वांटम की वैल्यू से लेस हो, फॉर एग्जांपल P2, ठीक है, उन 2 केसेस में प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट केस है कि टाइम क्वांटम प्रोसेस की जो बर्स्ट टाइम की वैल्यू है वो टाइम क्वांटम की वैल्यू से ज्यादा है, उस केस में उसको दोबारा फिर से अपने टाइम क्वांटम का टर्न आने के लिए वेट करना पड़ेगा। जब भी कोई प्रोसेस लेस देन टाइम क्वांटम में एग्जीक्यूट कर लेता है तो उसका टाइम क्वांटम वेस्ट नहीं होता है, जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस एग्जिट, नए प्रोसेस को सीपीयू फिर से मिल जाएगा, और जब नए प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा तो उसका टाइम क्वांटम इनिशियल लेवल से स्टार्ट होगा, वो जो इससे पहले का टाइम क्वांटम वाला प्रोसेस था अब उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। हर्षित, आई होप मैंने तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर किया है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन यही था तो। हर्षित, यस सर, क्लियर है सर। ओके ओके, एनी अदर क्वेरी फ्रॉम एनीवन? एनी अदर क्वेरी? मैं अगला एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, इसको कहीं नोट करके लिख लेना कि जो आपका राउंड रॉबिन एल्गोरिथम है, इसका जो एडवांटेज है, ये बेसिकली परफॉर्म्स बेस्ट इन टर्म्स ऑफ एवरेज रिस्पांस टाइम। एक्चुअली मैंने ये वर्ड इसलिए बोला है कि जब भी आप वेटिंग टाइम कैलकुलेट करोगे तो वेटिंग टाइम राउंड रॉबिन से अच्छा नहीं आएगा, लेकिन आप इसके लिए सिंपल सा तरीका ये है, आप एक कॉमन न्यूमेरिकल लो, एक कॉमन क्वेश्चन ले लो, उसको एफसीएफएस से सॉल्व करो, एसजीएफ से सॉल्व करो, प्रायोरिटी सॉल्व करो और राउंड रॉबिन सॉल्व करो, सेम क्वेश्चन को। फॉर एग्जांपल ये मेरा क्वेश्चन था, इसको अगर हम तीनों सॉल्व करते तो मेरा जो सबसे बेस्ट वेटिंग टाइम आता वो एसजीएफ में ही आता, क्योंकि हमने आपको बताया भी था कि एसजीएफ एक स्टैंडर्ड सेट करती है कि इसके आसपास जो क्लोज के जो आंसर्स आएंगे उनको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राइट, मेरी आवाज आ रही है ना?
My voice is clear ना? ओके, तो बेसिकली राउंड रॉबिन एल्गोरिथम हमारा जहां पर हमें रिस्पांस टाइम अच्छा चाहिए होता है, हम वहां पे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका सिस्टम है, लैपटॉप यूज कर रहे हो, आपका भी जूम चल रहा होगा, हो सकता है कुछ लोगों के बैकग्राउंड में गेम भी चल रहे हो, या कुछ लोगों ने पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स ओपन कर रखे हो, तो आपका एक जूम का प्रोसेस चल रहा है, एक पीछे वीएलसी मीडिया का प्रोसेस चल रहा है, एक आपने डॉक फाइल ओपन कर रखी है, उसका प्रोसेस अलग चल रहा है। आप चाहते हो कि मुझे सबसे रिस्पॉन्स मिले, यानी आपका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा चाहते हो, आप चाहते हो ना कि मतलब मेरा मुझे ये लगे कि ये भी चल रहा वो भी चल रहा। हालांकि अब तो खैर मल्टीपल प्रोसेसर्स के सिस्टम आने लगे हैं, तो कुछ हद तक ये मतलब चीजें आसान भी हो गई हैं, लेकिन यू कैन एज्यूम आज से 6-7 साल पहले जब सिंगल प्रोसेसर्स के सिस्टम आते थे, सिंगल कोर वाले प्रोसेसर्स होते थे, तो उसमें भी आपका टाइम शेयरिंग सिस्टम चलता था, और वहां पर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या रहती थी कि अगर मेरे सिस्टम पे वीएलसी भी ओपन है, सॉलिटेयर भी ओपन है, नेट ब्राउजिंग भी चल रही है, मैं चाहूंगा कि म्यूजिक के साथ में लगातार मेरे कान में बजता रहे, मैं लगातार नेट पे सर्फिंग भी करता रहूं और इधर मैं गेम भी खेलता रहूं, मतलब मल्टीपल टास्क एक साथ चलती रहे। तो ये भाई पॉसिबल, ऐसे तो नहीं पॉसिबल है ना, अगर आपके पास प्रोसेसर एक ही है तो वो तो एक टाइम पे एक ही काम करेगा। उसका सॉल्यूशन क्या था, प्रोसेसर की स्विचिंग करा दो अमंग द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। वही काम यहाँ पर होता है कि टाइम क्वांटम हम दे करके एक फिक्स टाइम क्वांटम दे देंगे, एक प्रोसेस को इतने टाइम के लिए प्रोसेस सीपीयू मिल पाएगा। जो हमने टाइम क्वांटम की वैल्यू 2 ली है, ये 2 एक्चुअल नहीं होता, ये माइक्रो सेकेंड्स में होती है, मतलब माइक्रो सेकेंड में नैनो सेकेंड्स इतना होता है। आपकी नॉर्मल आईज डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी कब सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच कर गया, ये इतने फ्रीक्वेंटली होता है। ये सब पॉइंट्स हमने आपको जब टाइम शेयरिंग सिस्टम पढ़ाया था तब मैंने मेरे ख्याल से डिस्कस किया था। स्विचिंग अकर्स सो फ्रीक्वेंटली दैट आवर नॉर्मल आईज आर नॉट एबल टू डिटेक्ट द स्विचिंग अमंग द प्रोसेसेस, राइट। तो हमारे पास हमने जो 4 शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ी हैं, ये चारों शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कौन सी एल्गोरिथम कौन सी कैटेगरी में किस पर्टिकुलर पॉइंट पे यूज की जाएगी, ये सब उस पर डिपेंड करता है। हर एल्गोरिथम हर एक जगह पर यूज नहीं की जाती है। ये हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम अपने सिस्टम में क्या रिस्पांस चाहते हैं, कैसे किस टाइप का आउटपुट चाहते हैं, क्या रिक्वायरमेंट हमारी है, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम हमेशा क्या करेंगे, एल्गोरिथम को चूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपके पास एक कोई इमरजेंसी में आपको जो है सिस्टम प्रोसेस में कुछ चेंजेस करने हैं, है ना। आपके पास कोई इमरजेंसी आ गई और आपको सिस्टम प्रोसेस में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं। अब यहां पर आप ना तो एफसीएफएस अप्लाई करोगे, ना तो एसजीएफ अप्लाई करोगे, ना ही राउंड रॉबिन अप्लाई करोगे। अब आपको यहाँ पर प्रायोरिटी लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या है, पहले सिस्टम प्रोसेस करेक्ट हो, उसके बाद ये कार्य काम होंगे, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो कि किस सिचुएशन पे हमें कौन से एल्गोरिथम को यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग हमारे ये सारे फंक्शन काम कर रहेंगे। बाकी हमें सारे एल्गोरिथम्स की वर्किंग पता है, कौन कैसे काम करेगी ये हमें पता होना चाहिए। और इस एल्गोरिथम का एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि बेसिकली दिस एल्गोरिथम हैवीली वर्क्स ऑन द वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम। मतलब भाई अगर हम टाइम क्वांटम की वैल्यू जितनी कम रखेंगे उतना सिस्टम मेरा रिस्पॉन्सिव अच्छा होगा। भाई जितनी ज्यादा स्विचिंग होगी उतने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेसर्स का नंबर आएगा। लेकिन अगर सपोज इसी क्वेश्चन में मेरे टाइम क्वांटम की वैल्यू 10 होती, तो क्या ये क्वेश्चन मेरा एफसीएफएस की तरह सॉल्व नहीं होता? क्लास, आई एम आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। अगर टाइम क्वांटम की वैल्यू मेरी 10 होती, या मान लो टाइम क्वांटम की वैल्यू मेरी 5 होती, then this question will behave as a FCFS algorithm. You can imagine, भाई अगर टाइम क्वांटम की वैल्यू 5 है तो 5 यूनिट्स तक सीपीयू लगातार एक प्रोसेस को लोकेट रहेगा, और यहाँ पर जो मैक्सिमम बर्स्ट टाइम है, यू कैन सी जो मैक्सिमम बर्स्ट टाइम है प्रोसेस P0 तो 5 है, यानी प्रोसेस P0 पूरा एग्जीक्यूट करता, क्योंकि टाइम क्वांटम तो 5 की वैल्यू है ना। सिमिलरली प्रोसेस P1 उसके टाइम
बस टाइम की वैल्यू है 3, टाइम क्वांटम की वैल्यू होती 5, यानी प्रोसेस P1 भी पूरा पूरा एग्जीक्यूट करता है, यानी जिस प्रोसेस का नंबर आता वो प्रोसेस पूरा पूरा एग्जीक्यूट करता। तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग बेसिकली हेवीली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम एंड एक दो बार प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अगर हम टाइम क्वांटम की वैल्यू को इंक्रीज कर दें, if we increase the value of time quantum in a round robin scheduling, then in which form round robin algorithm will behave? तो ये कैसे बिहेव करेगी? FCFS एल्गोरिथम की तरह बिहेव करेगी। कोई डाउट है किसी को? Anyone? क्लास बहुत बोलना पड़ता भाई, पूछना पड़ता मुझे आप लोगों को, आप तुरंत तुरंत रिस्पॉन्स किया करिए। ओके ओके, सो एक क्वेश्चन देते हैं एंड अच्छा एक चीज आप लोगों को अगर याद होगा, आज से 2 क्लासेस पहले हमने जब SJF पढ़ाया था, तो अगर क्वेश्चन में अराइवल टाइम दे रखा है, दरअसल क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं SJF में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन इसलिए रहता है वो कभी कहते नहीं कि प्रीएम्प्टिव से करो कि नॉन प्रीएम्प्टिव से करो। अगर क्वेश्चन में अराइवल टाइम दे रखा है, ध्यान रखना, नोट कर लो कहीं पर, अगर SJF के क्वेश्चन में अराइवल टाइम दे रखा है, इन दैट केस बाय डिफॉल्ट आप उसको प्रीमिटिव से ही सॉल्व करेंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग, इफ arrival time is given in a SJF algorithm, then by default we will solve the question using primitive algorithm until and unless it is not mentioned in the question that you have to solve using non-primitive. जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि आपको नॉन प्रिमिटिव से करना है और अगर अराइवल टाइम दे रखा है, तो आप उसको बाय डिफॉल्ट प्रिमिटिव से ही सॉल्व करेंगे। इसको नोट कर लो कहीं पर, इस चीज को जो हमने स्टेटमेंट बोला है। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू माई पॉइंट व्हाट आई हैव टोल्ड यू। एनी डाउट्स? अदरवाइज मैं क्वेश्चन दूं, अगला क्वेश्चन दूं फिर। किसी को कुछ पूछना है? 4 शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं, हमने चारों पढ़ा दिए हैं, FCFS पढ़ा दिया है, SJF पढ़ा दिया है, राउंड रॉबिन पढ़ा दिया है और प्रायोरिटी चारों पढ़ा दिए हैं। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? ओके, मैं मीटिंग को रिक्रिएट करता हूं बिकॉज टाइम इसमें ओवर होने वाला है। आप लोग मीटिंग को ज्वाइन करिए, उसमें मैं नया क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, मीटिंग को मैं रिस्टार्ट कर रहा हूं।